आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है दीप चौधरी जी की तरफ से कि आकर्षण का सिद्धांत समझाएं। तो देखिए, आकर्षण का सिद्धांत तो यह फिजिक्स का सिद्धांत है, केमिस्ट्री का सिद्धांत है, बायोलॉजी का सिद्धांत है, यानी ये इन सब में लागू हो रहा है। आकर्षण और विकर्षण, ये जो दो बातें हैं, ये वास्तव में ये चार्ज हैं, और जो विपरीत चार्ज होते हैं वे आकर्षित करते हैं। आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। विपरीत व्यक्तित्व भीतर से वास्तव में आकर्षित करता है। और इसका एक और सिद्धांत है कि जो सेम ग्रुप है उसका भी एक आकर्षण बना करके उससे भी एक संबंध बनता है, और वे सारे एक ग्रुप के होते हैं और वे एक ध्रुव बना लेते हैं। यानी सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वे एक ध्रुव बनाते हैं, पोल बनाते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी एक तरफ इकट्ठे हो करके एक ध्रुव और पोल बनाते हैं। तो यहाँ जो एक तरफ जो ध्रुव बना रहे हैं पॉजिटिव चार्ज मिल करके, इनका भी एक आकर्षण है आपस में, और जो नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, एक ध्रुव बना रहे हैं, उनका भी आकर्षण है आपस में, और इनका परस्पर भी आकर्षण है। पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव का पॉजिटिव चार्ज से। यह जो आकर्षण है पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज से, ये ज़्यादा बड़ा आकर्षण है। और इसमें दूरी जितनी बढ़ती जाती है तो भौतिक रूप से तो आकर्षण उसका घट सकता है, लेकिन चेतना के स्तर पर उसका आकर्षण उतना ज़्यादा हो जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर यह मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई स्त्री पुरुष हैं, जोड़ा है एक, वे दोनों जब एक दूसरे के करीब हैं तो आकर्षण तो बहुत हो जाएगा, वो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है। लेकिन जब उनको दूर कर दिया जाए या वे जब दूर हो जाते हैं तो उनका चेतनागत आकर्षण बहुत हो जाता है। यानी तब उसके बारे में सोचता है वो व्यक्ति बहुत, यानी किसी का अभाव जो है वह हमें और आकर्षण हमारे में पैदा करता है, वह उसकी ज़रूरतों को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो किसी के अभाव में ही हमें उसकी ज़रूरत का ज़्यादा आभास होता है, और हम चाहते हैं कि वो आ जाए जल्दी से और पूरा हो जाए। तो कोई भी जो पदार्थ है या कोई ऊर्जा है, उसके इस आकर्षण को तो सब समझते हैं कि जब एक दूसरे को परस्पर खींच लेते हैं, लेकिन यदि वे दूर हो जाते हैं, एक्सपेल्ड कर जाता है, कहा जाता है कि विकर्षण हो गया, तो क्या ये वास्तविक में विकर्षण पूरा विकर्षण है? उस विकर्षण में भी एक आकर्षण होता है, जिससे हम घृणा करते हैं, उसके प्रति भी हमारे मन में एक आकर्षण होता है, लेकिन वो बहुत गहरा और छुपा हुआ होता है,
वो हमें आसानी से पता नहीं चलता। उसके लिए बहुत ध्यान में आपको जाना होगा। वास्तव में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। बस एक जो है लगता है बाउंड्री के उस पार है, एक बाउंड्री के इस पार है। तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो आकर्षण है वह इस कारण भी है कि वे दोनों मनुष्य हैं, इस कारण भी आकर्षण है। लेकिन उनका जो विकर्षण है एक दूसरे से वह इस कारण भी है कि वे दोनों मनुष्य हैं। तो जब दोनों मनुष्य हैं तो दोनों की आवश्यकताएं बराबर हैं, और जब आवश्यकताएं बराबर हैं तो कंपटीशन है तो उसमें खतरे हैं, और मनुष्य चाहता है कि खतरा कम से कम हो, मेरे जीने की संभावना अधिक से अधिक हो, और इसमें जो उसे खतरा नजर आता है उससे उसको चिढ़ नजर आती है, विकर्षण होता है, उससे घृणा होती है, उसको हम दूर धकेलते हैं। तो जो हमारे विचार के करीब होते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण और स्वाभाविक एक लगाव होता है कि ठीक है ये हमारे साथ हैं। परंतु जो हमारे खिलाफ विचार वाले हैं उनसे भी एक आकर्षण होता है। भले हम फिजिकली नहीं चाहते हों कि वे हमारे साथ रहें, वे दूर रहें, लेकिन हमारा उनसे बहुत ज़बरदस्त आकर्षण होता है। उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। यह अलग बात है कि हम उसके विरोध में सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं। आकर्षण का इस विरोध से बहुत मतलब नहीं रहता है। हम विरोध में सोच रहे हैं, मतलब फिर भी एक आकर्षण है वहाँ, जो कि विकर्षण की छाया में मालूम पड़ता है कि दबा हुआ है कहीं। इसलिए बहुत समय के बाद क्या होता है कि कोई शत्रु होता है, कभी कभी मित्र बन जाते हैं, इसी आकर्षण के कारण। जो बाहर से जो विकर्षण दिख रहा था उसके भीतर में एक आकर्षण था। असल में यहाँ पर जितने भी तत्व हैं इस अनंत अस्तित्व में, ये इसीलिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए हैं क्योंकि इसमें आकर्षण और विकर्षण परस्पर दोनों ही है। एक निश्चित दूरी के बाद कोई किसी में कितना भी आकर्षण हो, एक निश्चित दूरी के बाद उसमें एक्सपल्सन भी हो जाता है, एक निश्चित समय में एक्सपल्सन भी हो जाता है। तो अट्रैक्शन और एक्सपल्सन ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं, आकर्षण और विकर्षण साथ साथ चलते हैं। कोई एक प्रेमी प्रेमिका हो, कितने भी एक दूसरे को प्रेम करते हों, उनको आप करीब रख दीजिए, इतने करीब रख दीजिए कि वे दूर न जा सके। तब देखिए क्या होता है। यानी अगर दोनों को सटा करके बांध दिया जाए कि चलो ठीक है तुमको बहुत प्रेम है, हम बांध देते हैं एक दूसरे से, खूब प्रेम करो, लेकिन थोड़ी ही देर में छटपटाने लगेंगे, सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, पसीने पसीने से परेशानी होने लगी, आपस की गर्मी से परेशानी होने लगी। शुरू में तो गर्मी का आकर्षण एक होता है विपरीत, लेकिन एक समय के बाद वो गर्मी जो है उसको ढकेलती है, पसीना ढकेलेगा, श्वास पर श्वास ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसीलिए कितने भी बड़े प्रेमी हो, थोड़े से गले मिलेंगे थोड़ी देर, लेकिन फिर हटना पड़ेगा। कितनी देर गले मिल करके कोई रह सकता है? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन रहेगा? पेशाब करना पड़ेगा, टट्टी करनी पड़ेगी, लार निकलेगा, थूक निकलेगा, कीचड़ निकलेगा, शरीर से सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वहाँ एक विकर्षण पैदा होगा ना, निश्चित होगा। तो वह आकर्षण विकर्षण में बदल जाएगा। तो बहुत करीबी प्रेमी के भीतर भी एक विकर्षण का भाव रहता है, और बहुत विरोधी के बीच में भी एक आकर्षण का भाव होता है, और इसके मध्य की भी अवस्था होती है। और इसी तरीके से सारे तत्व जो इस अस्तित्व में हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो आकर्षण विकर्षण का संबंध, चार्ज का फ्लो होता रहता है।
जब हम किसी को कुछ देते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ मिल जाता है, अपने आप ही वो मिलता है, क्योंकि बिना दिए हुए हमें कुछ मिल नहीं सकता। और ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ दें और हमें कुछ मिले ही नहीं, और यदि हमें कुछ मिला है तो इसका मतलब ही है कि हमने कुछ दिया है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या दिया या हमें क्या मिला। जो बहुत ही संवेदनशील प्राणी नहीं हैं, संवेदनशील मनुष्य नहीं हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुछ दें और आपको कुछ मिले ही नहीं, या आपको कुछ मिले और आप कुछ दें ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका व्यक्तित्व जैसा होगा उसके हिसाब से ही लेन देन हो जाता है। तो ये आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत है लेन देन का। तो चार्ज का एकोमुलेशन हो जाता है, आवेशों का एकोमुलेशन हो जाता है। इसी के आधार पर हमारा जन्म मरण भी होता है। इसी के आधार पर हम कोई भी संबंध बनाते हैं। इसी के आधार पर चाहे हम जीवित प्राणी से संबंध बनाएं, चाहे हम ऊर्जा से संबंध बनाएं, चाहे हम पदार्थ से संबंध बनाएं। अब दो बॉडी है, एक ठंडा है एक गर्म है, दोनों को रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ठंडा गर्म को प्रभावित करेगा, गर्म ठंडा को प्रभावित करेगा। दोनों के चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगेंगे, दोनों के तापमान धीरे धीरे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे, और पहले का तापमान न इसका रह जाएगा ठंडे का, और न ही गर्म का रह जाएगा। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इसी तरह से संबंध बनाता है। एक मूर्ख व्यक्ति है, दूसरा विद्वान व्यक्ति है, एक दो ध्रुव बना रहे हैं, लेकिन अगर दोनों साथ साथ रहने लगें तो यह निश्चित है कि विद्वान में कुछ मूर्खता के गुण आ जाएंगे और मूर्ख में कुछ विद्वता के गुण चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्वान में कुछ मूर्ख का गुण आएगा ही नहीं साथ साथ रहने पर, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग कह सकते हैं आर्गुमेंट पर्पस से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, विद्वान तो सदैव विद्वान ही रहेगा। नहीं, उसमें भी मूर्खता के कुछ गुण, कुछ आवेश आ ही जाएंगे। इसीलिए कितने ऐसे सोचते हैं कि मूर्खों से दूर रहा जाए। एक धनी और एक गरीब दोनों साथ साथ रहेंगे तो दोनों के बीच संबंध हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ धन गरीब को चला जाएगा, और गरीब से कुछ न कुछ करुणा, प्रेम, ये सब जो आध्यात्मिक गुण हैं वो चले जाएंगे। और हो सकता है कुछ अन्य चीज़ का भी ट्रांसफर हो जाए, लेबर ट्रांसफर हो जाए, वो अभी व्यक्ति उसके लिए कुछ कर दे, कुछ न कुछ उससे अवश्य मिल जाएगा, उसे भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये आदान प्रदान हो ही जाएगा, हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इसे रोक सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत को भी रोक सकते हैं, या इस घटनाक्रम को, इस क्रिया को ही रोक सकते हैं, इस फेनोमेना को ही रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम नहीं रोक सकते। ये स्वाभाविक है, ये अस्तित्वगत मामला है, ये नियमबद्ध तरीके से है, ये विज्ञानमय कोश का सिद्धांत है, ये होगा। इसे रोका नहीं जा सकता किसी अर्थ में। तो एक जो ध्यानी व्यक्ति है उससे ध्यान बह ही रहा है, वह सामने वाले को मिल ही जाएगा। एक ज्ञानी से ज्ञान बह ही रहा है, उसको मिल ही जाएगा। उसी तरह से दूसरे से भी कुछ बह रहा है, वह उनको मिल जाएगा। ये आदान प्रदान सदैव मिलता रहता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, विशेषकर ये आकर्षण के सिद्धांत वाले जो बिना मतलब के बहुत सारे बकवास भी करते हैं, वे सोचते हैं कि हम सिर्फ ले लेंगे समाज से, हम सिर्फ ले लेंगे, देंगे कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सांस ले लें और निकालें ही नहीं। ये वन वे प्रोसेस है नहीं, ये वन वे वर्ल्ड है ही नहीं। ये इनफाइनाइट वेज हैं, इसमें कई तरीके से प्रभावित होते हैं, असंख्य तरीके से प्रभावित होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कैसे प्रभावित हो गए।
आप जिस चीज़ को चाहते हैं इसका मतलब है कि आप में आकर्षण है, उस चीज़ की चाहत है। चाहत को ही तो आकर्षण कहते हैं। जब चाहत बहुत बलवती हो जाती है तो वह चाहत जरूरी बन जाती है, आवश्यकता बन जाती है। तो चाहत जब आवश्यकता बन जाती है तब फिर व्यक्ति के भीतर में उसे पाने की ललक और बढ़ जाती है। फिर वह योजना बनाता है, उसको पाना चाहता है, तो उन योजनाओं के तहत वो काम करता है। जब उसे पाना चाहता है, काम करता है, तब वह जो है आवश्यकता की पूर्ति उसकी हो जाती है। लेकिन जब आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत कामना हो और आपकी बहुत आवश्यकता हो तो वह चीज़ आपको मिल ही जाए, क्योंकि वह चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अस्तित्व निर्णय करता है। अस्तित्व के सारे कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। सभी अपने अपने जो हैं संबंधों का उसमें उपयोग करते हैं। तो यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, आप सोचेंगे कि हमारा काम बन गया, हमने जो चाहा वो हो गया, हमारा आकर्षण का सिद्धांत सही हो गया। और जब नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया कि अन्य जो तत्व थे, अन्य जो कारक थे, उन्होंने कहीं और भी अपनी शक्ति लगाई और आपके उद्देश्य सफल नहीं हुए। तब आप क्या करते हैं, एक जिद बांधते हैं। अब आवश्यकता यहाँ के बाद से कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामात् अभिजायते क्रोधः, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, क्रोध से फिर सम्मोहन होगा। तो अब क्या होगा कि एक क्रोध उत्पन्न होगा, सम्मोहन होगा और आप में एक जिद की भावना आ जाएगी। तो आवश्यकता जो है अब फिर जिद में बन गया। जिद अर्थात हमें यह मिलनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा है, मुझे मिलना ही चाहिए, मैं बहुत बड़ा पात्र हूँ। अब वहाँ पर एक अहंकार का विषय, लोभ के साथ अहंकार आ गया, उसके साथ ही क्रोध आ गया, उसके साथ ही मोह आ गया। अब वो जिद का रूप धारण कर लिया। उसे कोई डिटर्मिनेशन भी कह सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन जो है, संकल्प जो है और जो जिद है उसमें अंतर होता है। जिद जो है लॉजिक को नहीं देखता, वह तर्कपूर्ण ढंग से नहीं सोचता, वह सिर्फ यह सोचता है कि मैंने सोच दिया है इसलिए मुझे मिल जाना चाहिए। संकल्प यह भी देखता है कि क्या मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं, परिस्थितियां हैं या नहीं, मैं पात्र हूं या नहीं। वह सिर्फ जिद नहीं करता है। जो जिद करता है वह उसके तो बस यही है कि मैंने चाहा, मैंने सोचा, मेरी कामना है, मुझे मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा सदैव नहीं हो पाता है। और जब आदमी इस चीज़ को नहीं ध्यान में रखता है तो क्या होता है कि क्रोध, हिंसा की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होती है और दूसरे का और स्वयं का भी विनाश कर सकता है। इसके बाद भी हो सकता है कि उसे मिल जाए और यह भी हो सकता है कि ना भी मिले, दोनों ही बात होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि आकर्षण के सिद्धांत के आधार पर मैं अगर बार बार किसी चीज़ को सोचूं तो मुझे मिल जाएगा, मैं बार बार कार की सोचूं तो मुझे कार मिल जाएगी। इस तरह से ऐसे सोचने से नहीं मिलता है। ये सब झूठे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। सोचने से नहीं मिलता। सोचने से मिलने की जो एक संभावना होती है, कारण उसका, वह पूर्ति करते हैं आप। लेकिन किसी के मिलने में एक ही कारक नहीं होते हैं। आपने बहुत अच्छे से सोचा, आपने बहुत अच्छा नक्शा बनाया, आपने बहुत अच्छी योजना बनाई, उसकी बड़ी भूमिका है। उसके हिसाब से कार्य किया, उसकी भी बड़ी भूमिका है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे कारक बचे रह जाते हैं जो आपके ध्यान में नहीं आते। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मिल जाए। आपने सब कुछ सोच लिया, उसके बाद क्या हुआ? पता चला कि आपने जो सोचा था कि मैं कार चलाऊंगा, मुझे कार चाहिए, कार चलाने के पहले पता चला कि आपका हाथ ही कट गया। अब कौन सी से कार चलाओगे आप? एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ कट गया, आपका आकर्षण का सिद्धांत कहाँ गया? तो आपने अपने आकर्षण के सिद्धांत को बहुत लिमिट किया था।
अपने स्वार्थ की पूर्ति तक ही लिमिट किया था, जबकि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। पूरे विश्व को आकर्षण के सिद्धांत के तहत लेकर आपको सोचना होगा, सिर्फ अपने तक के नहीं। आकर्षण का सिद्धांत सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये होलिस्टिक है। तो आपको उस स्तर तक जाके सोचना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि नहीं, किसी भी घटना के घटित होने में असंख्य कारक होते हैं, उसमें से आप भी एक हैं, आपकी संकल्प शक्ति भी एक है, लेकिन उतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। जब तक यह पूरा अस्तित्व नहीं चाहेगा तब तक आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। इसी को ध्यान रखिए। और यदि आप चाहेंगे कि कोई चीज़ बिछड़ जाए तो भी नहीं हो सकता। मिलना कठिन है तो किसी से पिंड छुड़ाना भी उतना ही कठिन है। उसके लिए भी पूरा अस्तित्व चाहेगा तभी होगा। कितने लोग किसी से पिंड छुड़ाना चाहते हैं लेकिन पिंड नहीं छुड़ा पाते हैं। लाख चाहते हैं कि इससे बच जाए, परंतु फंस ही जाते हैं उसमें, क्योंकि सारे कारक जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो आपके जब नियंत्रण में नहीं है तो आप निर्धारित भी नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या मिल जाएगा और क्या क्या आपसे खो जाएगा। जब आप इस तरह के बातों को समझ जाते हैं तब क्या है कि आकर्षण का सिद्धांत को आप देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह सही है कि आप अगर अधिक समय तक सोचते हैं, उसके विषय में योजना बनाते हैं, उसका नक्शा जितना स्पष्ट होता है, छवि जितनी स्पष्ट होती है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक अलग आयाम में पहुंचता है। आपकी चेतना पदार्थों को ऐसे संयोजित करने में लग जाती है, परंतु इतना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे कारक जो एक्टिवेटेड नहीं हैं उनको आपने एक्टिवेट कर दिया, यह सच है, लेकिन सारे को तो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे ना आप। इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज़ को पाने की, न कि आपकी गारंटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, निश्चित ही बढ़ जाती है जब आप उसी विषय में सोचते हैं तो। लेकिन उस विषय में सोचने के लिए भी इस अस्तित्व की भूमिका होती है, अन्यथा आप सोच भी नहीं सकते। उसमें भी इस अस्तित्व की भूमिका है कि यह कितना सोचेगा, कहाँ तक सोचेगा, क्या क्या सोचेगा, क्योंकि दिमाग भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आपकी सांस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हृदय की गति आपके कंट्रोल में नहीं है, कोशिकाएं जो विभाजित हो रही हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। उनके कंट्रोलर तो पूरा अस्तित्व है। सब मिलकर के एक सामूहिक कहीं पर कोई संबंधों की भूमिका निभा रहा है, किसी प्रकार की घटना की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब आपकी सांस आपके नियंत्रण में नहीं, आपका दिल का धड़कना आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी कोशिकाओं का विभाजन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी वाणी आपके नियंत्रण में नहीं है, आपकी ऊर्जा आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका स्वास्थ्य आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप यह कैसे सोच लेते हैं कि किसी पदार्थ को पाना आपके नियंत्रण में हो जाएगा। यह सिर्फ एक अहंकार या लोभ जब बहुत घनीभूत हो जाए तो आदमी से सोचता है। बहुत लोगों के इस तरह के विचार होते हैं। कुछ लोग इस पर किताबें लिख करके और बहुत रुपये कमा लिए, कुछ लोग इस पर वीडियो बना करके बहुत सारे पैसे कमा लिए अब बहुत लोगों को भरमा दिए, झूठी आशा दे दिए कि तुम जैसा चाहोगे वैसा पा जाओगे। ये लोग जो किताब लिखने वाले हैं यही खुद क्यों नहीं जो चाहते हैं वे पा जाते हैं, ये खुद ही पाकर दिखा देते। इनमें से भला कौन है इन किताब लिखने वालों में से और वीडियो बनाने वालों में से जो नहीं चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो व्यक्तित्व है वह मैं बन जाऊं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं, दुनिया से बड़ा उद्योगपति बन जाऊं, सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, सबसे ज्ञानी आदमी बन जाऊं, सबसे बलशाली आदमी बन जाऊं। ये खुद ही क्यों नहीं बन के दिखा देते? जो दूसरे को फार्मूला देते हैं ये खुद भी तो बना के दिखा सकते थे, लेकिन फार्मूला बेचना, झूठा फार्मूला, और उसको वास्तव में अमल में लाना एक अलग बात है। जो इस अस्तित्व के सिद्धांत को जानते हैं, संत ऋषि वे इस बात को जानते हैं
कि यहाँ पर कोई भी जो घटना घटेगी उसमें अनंत कारक होंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं होंगे। आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा, आपका जीवन आपके नियंत्रण में नहीं है। कब आप चले जाएंगे कोई आप जानते हैं। आप अपने नियंत्रण से क्या जन्मे हैं, आप अपने नियंत्रण से क्या जिए हैं, और आप अपने नियंत्रण से क्या मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही। ओम।